फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। डेट है 8 जुलाई 2020। कल मैंने इंग्लिश में लिया था और इंग्लिश में आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा, बट जो मेरे पास रिव्यूज़ आए हैं, बहुत सारे लोग इस चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं और उन लोगों को हिंदी में पसंद था। सो मैं जो है हिंदी में कंटिन्यू कर रही हूँ। बट जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकर्स के लिए एक और सीरीज़ हम चालू करेंगे। सेम जो हमने इसमें डिस्कशन किया है वो सारा डिस्कशन इंग्लिश में भी होगा और उसको हम द हिंदू जो है एडिटोरियल डिस्कशन के नाम से आज से पब्लिश करना शुरू करेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। For English speakers, I will be taking another series that will be named as the Hindu editorial discussion. ठीक है। There we will be taking in English. Here we will be taking everything in Hindi. तो आई होप कि अब सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो चलिए देखते हैं। आज 8 जुलाई है। पेपर 1 में हमें जो है क्वेश्चंस देखने हैं। 2 क्वेश्चंस हैं हमारा। पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फीमेल इनफॉर्मल हेल्थ केयर वर्कफोर्स से रिलेटेड है और क्वेश्चन कहता है कि फीमेल इनफॉर्मल हेल्थ केयर वर्कफोर्स faces a disproportionate burden during the fight with COVID. Explain the reasons and suggest the measures to solve the problem. महिला अनौपचारिक स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को कोविड के साथ लड़ाई के दौरान एक विषम बोझ का सामना करना पड़ता है। कारण बताएं और समस्या के समाधान के उपाय बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जीएस पेपर 2 से है। क्वेश्चन कहता है राइजिंग न्यूक्लियर आर्सेनल इन इंडिया चाइना इज अ कॉज ऑफ वरी एंड कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय इंडिया। कमेंट। चीन में बढ़ता हुआ परमाणु शस्त्रागार चिंता का कारण है और भारत द्वारा सख्त सतर्कता का आह्वान कराता है। इस पर टिप्पणी करें। तो दोनों क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनका अब हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हमें इस वाले आर्टिकल से देखना है, इन स्टैंड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन द न्यूक्लियर बॉल। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये आपका। इंटरनेशनल रिलेशंस के काफ़ी फेमस राइटर हैं हर्ष वी पंत, उनके द्वारा लिखा गया है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा आर्टिकल ये होगा। तो हमने बात की थी कि न्यूक्लियर आर्सेनल जो है चाइना का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ये इंडिया के लिए एक वरी का रीज़न है। तो अब इस आर्टिकल में देखेंगे कि क्यों वो एक वरी का रीज़न हो जाता है इंडिया के लिए। अब देखिए, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं वो कि जो कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा हैं और इस वजह से इंडिया और चाइना दोनों ही न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना का स्पेसिफिकली ये काम काफ़ी वरीसम है और पर ये सरप्राइजिंग नहीं है। अब सरप्राइजिंग क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना एक प्लांट मॉडर्नाइजेशन की कोशिश कर रहा है और ये न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है जिससे कि मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स की है उसको ये मीट कर सके। उसके साथ साथ ये अपनी ये जो आर्मिंग है, मतलब जो मिलिट्री है, इसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा करके मिसाइल्स विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, मतलब MIRVs बढ़ा रहा है की कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है जिससे कि अमेरिका की जो मिसाइल शील्ड है उसको जो है भेज सके। चाइना का एक और जो इम्पॉर्टेंट आर्सेनल है उसका नाम है DF-31AS। ये सारे जो है रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM सिस्टम्स हैं जिनके अंदर MIRV की कैपेबिलिटीज़ हैं और ये जो है काफ़ी अंदर से तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि PLARF की अगर हम बात करें, मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी, उसकी एक पर्टिकुलर कंटिजेंट है जिसका नाम है पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स। इसके पास जो है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके अलावा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। ये जो मिसाइल्स हैं PRC की, ये काफ़ी इनके पास जो है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ ये मिसाइल कैरी करती हैं। मतलब इन मिसाइल्स में हम न्यूक्लियर वेपन्स लगा करके लॉन्च कर सकते हैं। फिर चाइना का आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियर साइट है उसका नाम है लोपनुर। ये जो है चाइनीज़ न्यूक्लियर साइट है जहाँ पे चाइनीज़ जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसकी टेस्टिंग वगैरह की जाती है। उसके अलावा देखिए, अब मिसाइल न्यूक्लियर बनाने के अलावा आपको जो है वॉर ग्रेड मटेरियल भी चाहिए होता है जिससे कि इन मिसाइल्स को फायर किया जा सके। तो चाइना बहुत ज़्यादा जो है वॉर ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर बैठा हुआ है, फिसाइल मटेरियल के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे कि चाइना के पास अगर हम एस्टिमेटेड देखें तो 2.9 टू प्लस माइनस 0.6 मेट्रिक टन का वॉर ग्रेड प्लूटोनियम का रिजर्व है, प्लूटोनियम है उसके पास। अगर हम इंडिया की को कंपेयर करें तो इंडिया के पास केवल
0.6 टू प्लस माइनस 0.15 टन ऑफ वॉर ग्रेड प्लूटोनियम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे बारूद के रूप में इसको आप देख सकते हैं, इवन अगर आपके पास बंदूक हो, बारूद नहीं हो तो आप बंदूक नहीं चला पाएंगे। इसी तरह से इवन अगर इंडिया के पास मिसाइल्स हों और पर अगर हमारे पास प्लूटोनियम या वॉर ग्रेड जो है यूरेनियम वगैरह नहीं है तो हम उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे, वेपन्स को यूसेज नहीं कर पाएंगे, जो कि चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा है। इनका जो रिज़र्व है उतना हमारा जो है एक्चुअल मटेरियल हमारे पास है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे लिए काफ़ी ये एक चिंता का कारण है, क्योंकि हम चाइना से इस मामले में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के मामले में काफ़ी पीछे हैं। अब अगर हम उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो सिप्री नाम का एक इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हर साल जो है वॉर के बारे में देखता है कि कितने जो है मटेरियल है, क्या किसने खरीदा है, किसने नहीं खरीदा है। तो सिप्री ने जो एस्टिमेट लगाया था 2020 के लिए, उसका कहना है कि चाइना के पास 290 जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स है 2019 में, और इसकी संख्या बढ़ के 320 हो गई 2020 में। मतलब कि इन्होंने एक साल के अंदर ऑलमोस्ट जो है 30 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप किए हैं। अब उसको कंपेयर कीजिए इंडिया के साथ। इंडिया के पास केवल जो है हमारे 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इंडिया की समस्या इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि एक साइड आपका चाइना है जो कि न्यूक्लियर वॉर स्टेट है, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, और दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान है जो कि खुद न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। पाकिस्तान के पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इंडिया के पास 150 हैं, और यहाँ पे 320 हैं। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें तो टोटल जो हमारे विपक्षियों के पास वॉरहेड्स हैं वो ऑलमोस्ट 480 वॉरहेड्स हैं। उसको अगर आप 150 से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है इन दोनों के पास मिला करके। उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि चाइना का जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, जो कि इंग्लिश में जो है चीज़ों को सामने रखता है, उसने जो है रिसेंटली कॉल किया कि चाइना को 1000 कम से कम न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने चाहिए। और ऑलरेडी जो है PLA और CPC काफ़ी मोटिवेटेड है, और वो उसकी कोशिश है कि वो US और रशिया की न्यूक्लियर फोर्स लेवल को मैच कर सके। जैसे कि क्योंकि चाइना अपने आप को एक इमर्जिंग सुपर पावर दिखता है, और सुपर पावर के कंपैरिजन में बाकी जो सुपर पावर्स हैं उनके कंपैरिजन में चाइना के पास काफ़ी कमी है, इसलिए चाइना जो है एग्रेसिवली इनको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात है ये है कि जो ये न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का, इससे क्या होगा कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, बाउंड्री है, वहाँ पे जो है एस्केलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, डिफेंस बाय डिटरेंस। अगर आपको डिफेंस करना है तो आपको डिटरेंस जो है करना पड़ेगा। डिटरेंस करने के लिए आपके पास जो है कैपेबिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। जैसे UN पीस कीपिंग मिशन में जब भी लोग जाते हैं तो आपने कभी डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखी हों तो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फोर्स को जो है एक्यूमुलेट करके, जब भी उनके ऊपर अटैक होता है, किसी भी एरिया में अटैक होता है, आर्म्ड ग्रुप्स आते हैं, तो वो फोर्स को शो करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो भी उनके पास आर्मरी है सारी वो लेकर के जाते हैं, जिससे कि जो एक फियर है वो मिलिटेंट्स के अंदर इंस्टिल हो सके कैपेबिलिटीज़ को देख करके। तो एक फियर जो है कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे इंस्टिल होता है। अगर हमारी कैपेबिलिटीज़ उतनी स्ट्रांग नहीं है तो हम डिटरेंस भी उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डिफेंस बाय डिटरेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे एक वरीसम ये काफ़ी इंडिया के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि इंडिया के पास इतनी डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ अभी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, इंडिया कभी भी जो है एक डिफेंसिव फोर्स है, ऑफेंसिव फोर्स नहीं है। क्योंकि इंडिया ऑफेंसिव फोर्स नहीं है, इसीलिए इंडिया के ऊपर जो डिफेंस बाय डिटरेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम तो अटैक नहीं करने वाले, हमें अपनी बॉर्डर को डिफेंड करना है, और 3400 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। ऐसे में हमें क्या करना है, अगर हमारे पास जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हमें जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि चाइना अटैक करते हुए भी 10 बार सोचे। पर अगर चाइना के पास डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई न्यूक्लियर आर्सेनल हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं, चाइना एक रूज नेशन है, लॉ ऑफ लैंड से नहीं खेलता है, लॉ के साथ वो जो है इंटरनेशनल लॉ को नहीं कुछ नहीं समझता है। चाइना जो है काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट पावर है, तो ऐसे में चाइना जो है बिल्कुल भी नहीं कतराएगा न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने से एक कन्वेंशनल वॉरफेयर में। तो बीजिंग जो है एग्रेशन को और ज़्यादा कमिट कर सकता है न्यूक्लियर आर्सेनल के कवर के अंदर, और ये इसी वजह से इंडिया के लिए ये काफ़ी ज़्यादा वरी का एक रीज़न है। PRC मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑलरेडी जो है न्यूक्लियर सिग्नलिंग में जुटा हुआ है। वो स्पेसिफिक वीडियोज़ जो है डालता रहता है अपने ग्लोबल टाइम्स में, और बाकी जो न्यूक्लियर साइट इसकी जो भी इंटरनेट साइट्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स की जो मिसाइल सिस्टम्स हैं इनकी वीडियोज़ और ऑडियोज़ दिखाता रहता है, ये शो करने के लिए कि उसके पास
पास काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी है। जो अपनी कैपेबिलिटीज़ को शोकास कर सकता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने में उनको यूज़ भी कर सकता है। तो चाइना का जो मैसेज है वो ये है कि सीधे सीधे इंडिया के लिए मैसेज है कि हमने तुम्हारे लिए एक फिएट कंप्लाई जो है प्रेजेंट किया है, अब उसे एक्सेप्ट कीजिए और मूव ऑन कीजिए। बीजिंग जो है कम्युनिकेट कर रहा है कि अगर कोई एस्केलेटरी रिस्पॉन्स होता है तो उसको जो है पनिश किया जाएगा चाइना के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करके। चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन शो कर रहा है बहुत सारे पॉइंट्स पर एलएसी के पूरे एलएसी पर, मतलब वेस्टर्न सेक्टर से लेकर के ईस्टर्न सेक्टर तक इसने जो है थिएटर ऑफ वॉर खोल के रखा हुआ है। इस वक्त ये ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल इसलिए हो जाएगा क्योंकि पिछले मार्च अप्रैल की तरह पीएलए जो है एक रैपिड टैक्टिकल ऑफेंसिव जो है माउंट कर सकता है छोटी छोटी टेरिटरीज ऑक्यूपाई करने के लिए, जैसे कि इसने पांगोंग सो में किया था। अब देखिए जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं डी एस्केलेट करने के लिए, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो कि आपका गलवान वैली में है, फिर हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि चाइनीज़ ने ऑक्यूपाई कर लिए थे। तो चाइनीज़ ग्राउंड यूनिट ने कंसोलिडेट करके रखी हुई काफ़ी अपनी पोजीशन पांगोंग सो एरिया में, और ये पूरा जो है आपका एलएसी के स्ट्रेच पर है। मान लीजिए यहाँ पर एलएसी है तो आप ये सोचिए उनकी पोजीशन एकदम आईबॉल टू आईबॉल एकदम सामने उन्होंने जो है अपनी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करके रखी हुई है। तो इंडिया ने भी फिंगर 4 to 8 तक कंसोलिडेट कर रखी है, और चाइना ने भी एलएसी, मान लीजिए एलएसी है इसके इस साइड थोड़ा सा अपनी पोजीशन काफ़ी कंसोलिडेट करके रखी हुई है। तो पांगोंग सो एरिया काफ़ी एक सीरियस फ्लैश पॉइंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन में, मतलब एकदम सामने सामने की टक्कर है, बिल्कुल दोनों दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे में जो है एंगेज्ड है चाइनीज़ एडवर्सरी के साथ। तो ये जो है एक स्टेजिंग ग्राउंड हो सकता है बाकी पीएलए के इंग्रेस का या फिर अंदर आने की तरह, मतलब जो भी उनका कोई भी अगर वो अटैक करते हैं तो अटैक की एक साइट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर पीएलए की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके अलावा इंडिया की अगर डिफेंस प्रिपरेशन की बात करें तो डिफेंस प्रिपरेशन में देखिए जो भी डिफेंसिव फोर्स होती है वो थोड़ा सा एक बैकफुट पे होती है, क्योंकि जब आपने कोई कुश्ती देखी हो तो आपने देखा होगा जो भी ऑफेंसिव खेलता है उसका जीतने का चांस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसको पता होता है कहाँ अटैक करना है। बट जो डिफेंसिव खेलता है उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में रहता है। अब क्योंकि इंडिया एक डिफेंसिव फोर्स है इसलिए इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में रहना होता है। इस वजह से इंडिया को जो है अपना डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए? देखिए इंडिया के डिसीजन मेकर्स को पता है कि इन PLARF मतलब पीएलए की जो रॉकेट फोर्स है और जो मिसाइल फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। पीआरसी का जो बेस है, पीआरसी का जो भी बेस पार्ट है, मतलब जो स्ट्रेंथ जो जहाँ से वो डिराइव कर रहे हैं वो उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है जो कि उनकी इनलैंड टेरिटरीज़ में जो फार वेस्टर्न जिंगजियांग रीजन में लगा हुआ है जो कि अक्साई चीन से काफ़ी पास है। चाइना का जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं वो काफ़ी मोबाइल हैं, मतलब कि उनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है और इस वजह से ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कन्वेंशनल ऑफेंसिव में, जो कि पीएलए जो है इंडिया के अगेंस्ट माउंट कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो इनकी IRBM की रेंज है वो ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर की है। DF-26 IRBMs जो हैं उनकी रेंज 4000 किलोमीटर की है। तो अगर वो चाइना के अंदर बैठ करके अटैक करते हैं तो वो इंडिया के किसी भी डीपर इंडियन टेरिटरी तक वो अटैक कर सकते हैं क्योंकि रेंज काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए ये जो IRBMs होती हैं ये आपकी कन्वेंशनल इनके ऊपर वारफेयर यूज़ किया जा सकता है या न्यूक्लियर वारफेयर भी इनके ऊपर डाला जा सकता है। इसलिए ये काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं PLARF की, ये हो सकता है कि न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के वारफेयर को यूज़ करें अगर वो इस तरह के रॉकेट्स या मिसाइल्स इंडिया की तरफ लॉन्च करती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेज हैं वो काफ़ी हाइटेंड स्टेट ऑफ अलर्ट में रहें, चाइनीज़ थ्रेट को ध्यान में रखें और उनका जो अपना जो भी सपोर्ट सिस्टम है, डिफरेंस है, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको जो है इंक्रीज़ करें और अपने एलाइज से अपने आप को सपोर्ट करके रखें जिससे कि हम इस तरह का जो वारफेयर है उसको डिटर कर सकें। एक और जो बार बार चीज़ें कही जा रही हैं वो ये है कि जो लैंड बॉर्डर है, जब तक हम कॉन्टिनेंटल वारफेयर करेंगे चाइना के साथ तब तक हम बैक फुटिंग पे रहेंगे क्योंकि कन्वेंशनल वारफेयर में चाइना की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में इंडियन पॉलिसी मेकर्स और इंडियन
थिंक टैंक्स बार बार ये बता रहे हैं कि इंडिया को जो अपना थिएटर है वॉर का, वो सजाना चाहिए साउथ चाइना सी में, और हमारे नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करके सी वेस्ट वॉरफेयर करना चाहिए, जिससे कि चाइना के ऊपर जो है टू फ्रंट वॉर खुल जाए। और क्योंकि चाइना की टेरिटरी काफ़ी बड़ी है, ईस्ट वेस्ट टेरिटरी काफ़ी बड़ी है, ऐसे में चाइनीज़ फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और कहीं ना कहीं वहाँ से हम जो है एक अपर हैंड गेन कर सकते हैं चाइना के ऊपर। ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मिस्टेक वाली बात होगी अगर हम जो है पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर करें और ये सोच के रखें कि चाइना जो है न्यूक्लियर वॉरफेयर को यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि चाइना एक रूज नेशन है और रूज नेशन कुछ भी कर सकता है। उसके अलावा अगर आपको याद होगा 1962 में डी एस्केलेशन के 97 दिन के बाद चाइना ने अटैक जो है किया था। अभी चाइनीज़ फोर्सेस को बहुत ज़्यादा जो है हार का सामना करना पड़ा है, बहुत उनकी लॉस ऑफ लाइफ एटलीस्ट इंडियन टेरिटरी से ज़्यादा हुई है, ऐसा चाइनीज़ के सोर्सेस कहते हैं। चाइनीज़ के अंदर से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं और दूसरी चीज़ जो उनका वुहान को लेकर के जो सारा इंसिडेंट रहा, वहाँ पे एक रोल जो चाइना का उभर के सामने आया है वो ये है कि चाइना ने इस क्राइसिस को, पैंडेमिक के क्राइसिस को कहीं ना कहीं डिसप्रपोर्शनेटली बढ़ने दिया है। तो इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक प्रेशर है चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में चाइना डेफिनेटली आप एक बेटर स्ट्रैटेजी के साथ अटैक कर सकता है इंडिया के ऊपर, और इसीलिए इंडिया को काफ़ी विजिलेंट होने की ज़रूरत है। जो भी इस आउटकम का, इस क्राइसिस का आउटकम हो, न्यू दिल्ली को काफ़ी सीरियसली एसेस करना होगा अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के एक्सटेंट को, और रीडेबल करना होगा अपने एफर्ट्स को, जिससे कि हम जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं तीनों साइड में, नेवल, आर्मी और एयरफोर्स बेस्ड जो कैपेबिलिटीज़ हैं न्यूक्लियर को लेकर, न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर के डिफरेंस के लिए, उनको हम बढ़ा सकें। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो इस वाले आर्टिकल से सॉल्व होगा, हाउ आर फीमेल एसेंशियल वर्कर्स फेयरिंग अमिड कोविड-19। तो देखिए, हेल्थ और एसेंशियल वर्कफोर्स ये काफ़ी इंडिस्पेंसिबल है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो है कोविड का पैंडमिक चल रहा है और ये बैकबोन ऑफ इकॉनमी बन गए हैं आज। क्योंकि जब तक हमारा ये लोग अच्छे से अगर काम नहीं करते, तुरंत ये जो डिजीज़ है इतनी बुरी तरह से फैल जाएगी कि बाकी दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसीलिए इनके ऊपर जो है रिफॉर्म्स और प्रोटेक्शन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है, और बार बार इन चीज़ों की बात हो रही है कि लेबर रिफॉर्म्स होने चाहिए और वर्कफोर्स का जो है, हेल्थ केयर वर्कफोर्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब ये वर्कफोर्स अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो इसको कोरोना वॉरियर की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह ये लड़ाई लड़ रहे हैं इस डिजीज़ के खिलाफ। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जहाँ पे पीपीई किट्स में, गर्मी का टाइम चल रहा है, इंडिया की गर्मी आपको पता है कितनी बुरी होती है, ऐसे में पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक ये पीपीई किट्स पहने रहते हैं। जब ये उतारते हैं तो पूरी इनकी बॉडी जो है पसीने से पसीने से कवर्ड होती है। और अगर हम बात करें डेटा की कि कौन मतलब सेक्स डिसएग्रीगेट करके डेटा देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इसमें से ऑलमोस्ट 70% जो वर्कर्स हैं ये आपके विमेन वर्कर्स हैं। तो केयर वर्क में हमेशा वीमेन का जो प्रपोर्शन होता है ज़्यादा होता है। हेल्थ के आगे केयर लगा हुआ है ना, तो हेल्थ केयर भी एक केयर वर्कफोर्स है। केयर वर्कफोर्स चाहे वो टीचिंग की हो गई या फिर आपकी हेल्थ केयर हो गई, नर्सिंग हो गई, इसमें फीमेल का जो प्रपोर्शन होता है, वर्कफोर्स का जो कंपोजिशन होता है फीमेल का ज़्यादा होता है। और ये लोग एज ए फीमेल योद्धा जो है फ्रंट लाइन पे हम लोगों की आउटब्रेक को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आइसोलेशन वगैरह कर रहे हैं, हमारी टेस्टिंग, हमारी मेडिसिन वगैरह कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें वर्कफोर्स की, तो विमेन की अगर हम बात करें, विमेन वर्कफोर्स कितना काम कर रही हैं, तो ऑलमोस्ट वो जो है अपने इस काम के अलावा, हेल्थ केयर के अलावा 4 घंटे 25 मिनट एक्स्ट्रा अनपेड केयर वर्क करती हैं। और मैन की अगर हम बात करें तो मैन केवल 1 आवर 23 मिनट जो है अनपेड केयर वर्क करते हैं। ये जो डिस्प्रपोर्शनेट नंबर है एसेंशियल और इनफॉर्मल वर्कर्स का विमेन में, ये रिफ्लेक्ट करता है कि डिसप्रपोर्शनल इम्पैक्ट होगा वायरस का विमेन और मैन के ऊपर। अगर हम कोविड के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमें क्या बताते हैं। कंट्रीज़ ने काफ़ी रिग्रेस और सस्टेन्ड एफर्ट किए हैं एक कलेक्टिव और पीरियोडिक डेटा कलेक्ट करने में, जिससे कि हमें पता चल सके कि कोविड-19 के केसेस कितने हैं और डेथ्स कितनी हुई। यूएन विमेन की 24 जून की जो रिपोर्ट आई थी कोविड-19 पे, वो ये बताती है कि जेंडर डेटा जो है
इसमें जेंडर बेस्ड डेटा में केवल 44% जो रिपोर्टेड केस थे वो आपके जो है फीमेल्स के केसेस थे। ये 125 कंट्रीज से हैं और इसमें 45.7% ऑलमोस्ट जो है आपकी फीमेल्स हैं और 54.3% जो मतलब जो आपके लोग अफेक्ट हुए हैं कोविड से वो मेल्स हैं। इस डेटा के बेसिस पे अगर हम कैसे जेंडर के बेसिस पे अगर हम सेग्रीगेट करें डेटा को तो आप ये देख सकते हैं। देखिए जो भी डेटा हमें मिला है उस बेसिस पे 0 to 19 आपका जो फीमेल्स हैं वो 9,097,952 है, मेल्स आपके 12,027 हैं। तो नंबर ऑफ फीमेल्स 44.94 हैं 0 से 19 की एज में और फीमेल्स जो अफेक्ट हुए हैं 55.06 हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि फीमेल का जो फीमेल का एक प्रपोर्शन है आपका अफेक्ट वाले लोगों में वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। बट अगर आप हेल्थ वर्कर्स की बात करें, जो हेल्थ वर्कर्स अफेक्ट हुए हैं, स्पेन, इटली, यूएस, इन 3 का ही डेटा अवेलेबल है। 75% जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो फीमेल हैं स्पेन में, 69% इटली में और 73% आपके यूएस में। इसी तरह से अगर मेल की बात करें तो मेल केवल 24.5, 31.0, 27.0। तो ये डेटा ये शो करता है कि मेन से ज़्यादा। तो गाइस ये जो डेटा है ये रिवील करता है कि जो आपके एक्चुअल विक्टिम्स हैं, जो एक्चुअल मतलब जनरल पॉपुलेशन में मेल्स ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। बट जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वहाँ पे फीमेल ज़्यादा इफेक्ट हो रही है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अब इंडिया के अंदर अगर हेल्थ केयर वर्कर की देखें कंडीशन तो 1.03 मिलियन हमारी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिनको हम आशा वर्कर कहते हैं ये हैं। ऑलमोस्ट 2.7 मिलियन आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। आशा वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करें, अवेयरनेस को क्रिएट करें हेल्थ के बारे में, फिर रेफरल्स को प्रोवाइड करें हेल्थ ऑफ वीमेन और चिल्ड्रन के बारे में। वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं लोकल लेवल पर हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स के लिए। प्रेगनेंसी रिलेटेड काउंसलिंग के लिए भी वो लोग जो है सबसे पहले फ्रंट लाइन पे हेल्प करती हैं। आंगनवाड़ी सिस्टम को सेटअप किया गया था जिससे कि माल न्यूट्रिशन जो कि विमेन और चिल्ड्रन में है उसको जो है देखा जा सके या उसको सॉल्व किया जा सके ICDS के अंदर, मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम के अंदर। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है ये पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट विमेन को, फिर एजुकेट करती हैं मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में। इसीलिए उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राशन, दाल, चावल ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आंगनवाड़ी वर्कर्स की होती है यंग मदर्स को और चिल्ड्रन को, जिससे कि और ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को इंश्योर करना होता है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके इन न्यू मदर्स को। आशा वर्कर्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है रूरल हेल्थ केयर सिस्टम से काफ़ी बेनिफिट किया है। मलेरिया और लेप्रेसी के खिलाफ जो लड़ाई है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ी है और ये जो है बहुत बड़ी टास्क अभी कोविड-19 के रूप में लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी लड़ाई को भी लड़ रहे हैं क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो है फॉर्मल एम्प्लॉय स्टेटस नहीं है, मतलब कि ये इनफॉर्मल हेल्थ केयर एम्प्लॉयज़ हैं हेल्थ सिस्टम में और इसी वजह से ये काफ़ी अंडरपेड होती हैं। लैक ऑफ पेमेंट को कंपाउंड कर दीजिए इस फैक्ट से कि इनको जो है वॉलंटरी और पार्ट टाइम वर्कर के रूप में देखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए जहां एक और इनका जो वर्क है वो चौगुना बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर इनको जो है हाउस विजिट करनी होती है, पोटेंशियल केसेस आइडेंटिफाई करने हैं, ट्रैवल डिटेल्स जो है देखनी है, लोगों की कोऑर्डिनेट करना है, डिलीवरी ऑफ एसेंशियल आइटम्स को लेकर के क्वारंटाइन करना है हाउस होल्ड्स को, माइग्रेंट्स को ट्रैक करना है। तो इसीलिए इनका काम जो है चौगुना बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर अगर आप बात करें इनके प्रोटेक्शन की तो प्रोटेक्शन इनको उतना नहीं प्रोवाइड किया जाता जितना एक फॉर्मल हेल्थ केयर वर्कर को प्रोवाइड किया जाता है। इनको जो है ये अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन में भी जुटी हुई हैं और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है अनपेड केयर वर्क करती हुई नज़र आ रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट इनको गाइड कर रही है कि किस तरह से इनको सेफ रहना है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इनको ऑनलाइन सेशंस और ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके पास एक्सेस टू इंटरनेट काफ़ी लिमिटेड है और डिजिटल डिवाइसेस की कमी है। तो ये जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं ये स्ट्रगल कर रही हैं क्योंकि इनके पास प्रोटेक्टिव गियर की भी कमी है। आशा वर्कर्स फॉर एग्जाम्पल इनको जो है सेम पोजिशन है जैसे कि एक फॉर्मल हेल्थ केयर वर्कर है, वैसे ही ये भी फ्रंटलाइन पर हैं, बट इनकी जो प्रोटेक्टिव गियर है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी है। इनको एज अ लो रिस्क वर्कर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। इसी वजह से इनको जो है PPEs का उतना नहीं दिए जाते हैं, इनको सिर्फ जो है ट्रिपल लेयर मास्क, ग्लव दिए जाते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर पहले लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं वायरस के अगेंस्ट। इसीलिए ये जो डिफ्रेंसिएशन है काफ़ी आर्बिट्रेरी है और काफ़ी रिस्की भी है।
दूसरी एक जो लड़ाई इन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को लड़नी पड़ रही है वो प्रेजुडिस के खिलाफ है। फ्रंट लाइन्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रेजुडिस किया जा रहा है, लोगों को डर है और पैरानोइया है कि वायरस ना फैल जाए इनकी वजह से, तो इसीलिए इनको जो है डिनाई किया जा रहा है, अब घरों के अंदर एंट्री नहीं करने दी जा रही है, इनके ऊपर वायलेंट अटैक्स किए जा रहे हैं। आपने विजुअल्स देखे होंगे किस तरह से इनके ऊपर अटैक्स किए गए हैं, हरासमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सेस को जहाँ हम सुपर हीरोज़ के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, बालकनीज में उनके खड़े होकर के हम ताली थाली बजा रहे हैं उनके लिए, इनफॉर्मल वर्कर्स को एक रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड भी नहीं दिया जा रहा। तो ये जो है काफ़ी डिफ्रेंसिएशन इनफॉर्मल वर्कर्स फेस कर रहे हैं। एसेंशियल और इनफॉर्मल हेल्थ वर्कर्स को भी एक फॉर्मल हेल्थ केयर के एम्बिट में लाना जरूरी होगा, जिससे कि उनको भी सेम बेनिफिट और प्रोटेक्शन दिया जा सके जो कि बाकी वर्कर्स को दिया जाता है, फॉर्मल वर्कर्स को दिया जाता है। कोविड-19 ने क्लियरली एक्सपोज किया है कि बर्डन जो है केयर का एसेंशियल वर्क में वुमेन के ऊपर ज़्यादा है। इसी वजह से उनको जो है फिजिकल और इमोशनल जो स्ट्रेस है वो भी फेस करना पड़ रहा है। कोविड का कोई जेंडर नहीं होता, इसका इम्पैक्ट जो है जेंडर एग्नोस्टिक नहीं होना चाहिए। एक फोकस रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्क का जो है ज़रूरी है, जिससे कि डिफरेंसेस जो एक्सपीरियंसेस में है मेल और फीमेल के, वो जो है रिमूव किए जा सकें और इनइक्वालिटी जो है मैनेजमेंट जो भी मैनेजमेंट की इनइक्वालिटी है वो रिमूव की जा सके। और जो हमारे फ्रंटलाइन आशा वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनको जो है हम सिक्योर और सेफ कर सकें इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट। तो चाइना और इंडिया जैसे डिसएंगेज कर रहे हैं मिलिट्री बेसिस पे, उनको धीरे धीरे जो है अपना ट्रस्ट रिबिल्ड करना चाहिए। अब देखिए 2 महीने हो चुके हैं स्टैंड ऑफ के, उसके बाद अब धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट की खबरें आई हैं जो कि काफ़ी वेलकम हैं। कॉन्वर्सेशन कुछ हुआ था हमारे इंडिया के NSA अजीत डोभाल जी के बीच में और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग ई के बीच में। उसके बाद जो है डिसएंगेजमेंट होना शुरू हुआ है। एक्चुअली जो गलवान एरिया है वहाँ से चाइनीज़ फोर्सेस पीछे हटने लगी हैं। अब डिसएंगेजमेंट हो कैसे रहा है, मान लीजिए ये हमारा जो है LAC है, इसके ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर तक कोई भी जो है परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा और फोर्सेस जो होंगी वो 2 किलोमीटर तक जो है परमानेंट कोई भी नहीं होंगी, बस पेट्रोलिंग की जाएगी। तो ये इस प्रोसेस को जो है डिसएंगेजमेंट बोला जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिसएंगेजमेंट एक्चुअली है क्या। चाइनीज़ ने क्या किया था, चाइनीज़ ने 1996 का और जो 2013 के जो हमारे ट्रीटी एग्रीमेंट्स हुए थे चाइना के साथ, उसको ब्रीच करते हुए ये 1.5 किलोमीटर का और 2 किलोमीटर का जो दायरा है वो ब्रेक करते हुए अपने परमानेंट स्ट्रक्चर टेंट वगैरह बनाने शुरू किए थे। अब जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहेगी वो ये होगी कि किस तरह से डिसएंगेजमेंट को गॉज किया जाए। क्योंकि पिछले बार भी जब डिसएंगेजमेंट की बातें हो गई थी और जब हमारे जो CEO देखने गए थे, डिसएंगेजमेंट को चेक करने गए थे, तब उनके ऊपर एम्बुश करके जो है अटैक किया गया था। तो वेरिफिकेशन की एक प्रॉब्लम होगी जो अगेन जो है जहाँ से इशू एस्केलेट हो सकते हैं या डी एस्केलेट भी हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट का ये काम है कि उसको इन्फॉर्म करना होगा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है इस एरिया में और बफर जोन्स किस तरह से क्रिएट की गई हैं, पेट्रोलिंग फ्री पीरियड कितना है, फिर रीजंस क्या हैं कि इंडिया के ट्रूप को डिसएंगेज करना है, कि किस एरियाज़ में डिसएंगेजमेंट हो रहे हैं, क्या क्या जो है टॉक्स हुई थी फॉरेन मिनिस्टर के और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर और अजीत डोभाल जी के बीच में। उसके अलावा स्टेटेड गोल जो है हमारा स्टेटस को एंटे का, वो जब तक फुलफ़िल ना हो तब तक हमारी जो पोजीशंस हैं वो जो है वैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा डिसएंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि स्टेटस को एंटे जो है रिस्टोर किया जाए इंडिया को। उसके अलावा जो अब एक क्वेश्चन हमारे सामने वो खड़ा होता है वो ये है कि अब इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो भी LAC के ऊपर 40 सालों के बाद। तो अब यहाँ पे एक ओनस है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो फुल इंक्वायरी कराए कि ये क्लैश क्यों हुआ और क्या क्या सर्कमस्टांसेस थी जिस वजह से इंडिया के 20 सोल्जर्स को जान गंवानी पड़ी, और जो भी हमारी तरफ से लैप्स हुए हों उनको प्लग इन किया जाए और जिससे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। फिर गवर्नमेंट को ये भी कंसिडर करना होगा कि अब वो आगे जो काउंटर इकोनॉमिक मेजर्स लिए हैं चाइना के खिलाफ, उसके ऊपर गवर्नमेंट का आगे क्या स्टैंड होने वाला है। गवर्नमेंट ऐप्स को जो बैन किया था उनको अनबैन करेगी क्या, इन्वेस्टमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे अब उस पर आगे गवर्नमेंट का क्या रवैया रहना है, इम्पोर्ट स्लोडाउन जो है उसके आगे जो है अब क्या गवर्नमेंट को स्टेप लेना है। ये सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट को क्लियर करनी होंगी और गवर्नमेंट को ये इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। क्वेश्चन ये भी होगा कि जो हाई लेवल मीट्स होती रही हैं, जैसे कि इनफॉर्मल समिट हुई थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और PM मोदी के बीच में, क्या वो रिज्यूम होंगी या फिर उनको दोबारा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल लीडर्स ने कम्युनिकेट नहीं किया है डायरेक्टली इस क्राइसिस के दौरान। तो ऐसे प्रोसेस पीस जो है शुरू हुआ है
बट अगेन बायलेटरल ट्रस्ट में काफ़ी कमी आ गई है, और इस बायलेटरल ट्रस्ट को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, तभी बैलेंस्ड और नॉर्मलाइज्ड सिचुएशन जो है बन पाएगी, बॉर्डर पर भी और बॉर्डर के बियॉन्ड भी। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका, पुलिस टेरर एंड द थ्रेट ऑफ थिएटर ऑफ लॉ। तो गाइस इसमें रिटोरिक ज़्यादा है, सब्सटेंस कम है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जयराज और बेनिक्स के केस पे बहुत अच्छे से जो है आर्टिकल का डिस्कशन कर चुके हैं। अनलेस एंड अनटिल आप सोशियोलॉजी और ऑप्शनल के लोग हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लोग हैं तो आप जो है डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ रूल ऑफ लॉ उसको देख सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का कैसे डिटीरियोरेशन हुआ है, उसमें आप इसके कुछ पार्ट्स को का एग्जांपल दे सकते हैं। बाकी ये आर्टिकल ऐसा जो है, अगर इसके वर्बेटिम अगर आप इसको लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लॉस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू गेन। दैट इज़ वाई मैं इसको जो है डिटेल में नहीं डील करा रही हूँ। अगर आपको फिर भी पढ़ना हो तो आप मेरे को एक मैसेज डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो वीडियो बना के मैं सिर्फ इस आर्टिकल का वीडियो बना के डाल दूँगी। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। दोबारा हिंदी में रिज्यूम किया है आपकी बार बार रिक्वेस्ट के बेसिस पे, तो प्लीज़ मुझे भी एक टाइट स्पॉट में मत डालिएगा, क्योंकि बार बार हिंदी इंग्लिश में चेंज नहीं कर पाऊँगी। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से सीरीज़ हम चालू करेंगे, आज से चालू हो जाएगी या एट द मोस्ट कल से चालू हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी बीच में छोड़ने के लिए, एंड टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।